कार्यक्रम। आज अपने कार्यक्रम में मैं आपसे करूंगी कुछ सीधे सीधे सवाल, ऐसे सवाल जो इस समय व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर प्रचुर मात्रा में पूछे जा रहे हैं देश के नागरिकों से। और वह सवाल बहुत दिलचस्प हैं क्योंकि यह सवाल पूछने वाले लोग, ये तमाम अलग अलग ढंग से जो प्रचार प्रसार चल रहा है, यह भारत को सीधे सीधे जोड़ रहे हैं अफगानिस्तान से और तालिबान से। आइए देखते हैं अपने देश में चल क्या रहा है। खबर की खोज, सच की पड़ताल, जनपक्ष नजरिया, बेखौफ बेबाक, सत्ता का झूठ बेनकाब। आग में तपी पत्रकारिता दागती है सवाल दर सवाल। कुछ बहुत सीधे सीधे से सवाल। क्या आप पेट्रोल डीजल की बेतहाशा जो कीमतें बढ़ रही हैं उससे परेशान हैं और सरकार से इस बारे में कुछ पूछना चाहते हैं? क्या आप मोदी सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि जब दुनिया में और खास तौर से भारत जो ले रहा है कच्चा तेल, उसमें 36% कच्चा तेल सस्ता हुआ है, तब आखिर भारत में 43% पेट्रोल डीजल क्यों महंगा हुआ है? क्या आप यह पूछना चाहते हैं सरकार से कि रसोई गैस की कीमत फिर अगस्त में, जी हां, इसी 18 अगस्त में 25 रुपए फिर क्यों बढ़ाई गई? क्या आपको इससे लेकर गुस्सा है? पिछले महीने जुलाई में 25 रुपए और बढ़ी थी। और आपको याद ही होगा कि इस साल जनवरी से लेकर अब तक एक सिलेंडर पर, रसोई गैस सिलेंडर पर 165 रुपए बढ़ाए जा चुके हैं। क्या आप यह सारे सवाल इस सरकार से पूछना चाहते हैं? अगर हां, तो हो सकता है कि आपको जवाब मिले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने और तमाम भक्तगणों ने सीधे सीधे जवाब दिया कि अगर पेट्रोल डीजल से बहुत परेशानी है तो अफगानिस्तान का टिकट कटाओ। अगर तुम्हें इस देश में जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, जिस तरह से असहिष्णुता बढ़ रही है, इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, अगर आप उस पर सवाल उठाना चाहते हैं, तब आप अफगानिस्तान चले जाइए। यह सब मैं अपने मन से नहीं कह रही, यह सब इस देश में हो रहा है। अब देखिए, बहुत दिलचस्प दृश्य दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में। जी हां, उत्तर प्रदेश पे इस समय सबकी निगाहें हैं क्योंकि वहां 2022 में चुनाव होना है और ऐसा लग रहा है कि उनके लिए जो पूरा का पूरा प्रकरण चल रहा है अफगानिस्तान में, जिस तरह से अफगानिस्तान में जब अमेरिका की सेना बाहर गई, उसका समर्थन बाहर गया, ताश के पत्तों की तरह पूरी की पूरी अफगान सरकार और पूरी सत्ता गिर गई, तालिबान का वहां दबदबा हो गया, वर्चस्व हो गया। उसके बाद से भारत में जो लड़ाई चल रही है, भारत में जो बहस चल रही है या चलाए जाने की कोशिश हो रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि भारत ही में तालिबान का भविष्य या अफगानिस्तान का भविष्य तय किया जाएगा। जिस तरह से 2022 के चुनाव के लिए योगी खुद, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वह या उनकी पूरी की पूरी टीम हिंदू मुसलमान करने, तालिबान को भारतीय मुसलमान का बरक्स बनाने या उससे उसको कनेक्ट करने की कोशिश, उस बहाने पूरा का पूरा हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने की कोशिश हो रही है, वह बहुत खतरनाक है। अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश के जो भाजपा के प्रमुख हैं स्वतंत्र देव, उन्होंने बकायदा धमकाते हुए कहा, आपको पता नहीं है उत्तर देश का प्रधानमंत्री कौन है, देश का मुख्यमंत्री कौन है, आपको टेररिस्ट का पक्ष लेते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ मामला यहां नहीं रुका, हमने यह भी देखा कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने बकायदा लखनऊ में विधानसभा में सीधे सीधे यही बात रखी और उन्होंने कहा कि इन तमाम नेताओं का जो पक्ष ले रहे हैं तालिबान का, उनका पर्दाफाश होना चाहिए। यहां हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संभल से जो सांसद हैं शफीकुर रहमान बरख, उनके ऊपर सिडिशन का चार्ज लगाया गया है, मामला दर्ज किया गया है और वह खुद अपनी तरफ से कह रहे हैं कि उनका जो पूरा बयान है वो तोड़ मरोड़ के दिखाया गया। लेकिन चुन चुन के जिस तरह से मुसलमानों के पास हमारे प्रिय टीवी चैनल पहुंच रहे हैं,
उनको बहस में उतार रहे हैं, उनसे सीधे सीधे पूछ रहे हैं, उससे उनका इरादा बहुत साफ लग रहा है। इरादा बहुत साफ है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री, इन सब से तो यह टीवी चैनल नहीं पूछ रहे कि आखिर आपका तालिबान पर क्या स्टैंड है, अफगानिस्तान में जो हो रहा है इस पर भारत ने क्या कूटनीतिक रास्ता अपनाया है। जो खबरें पहुंच रही हैं, जो खबरें हमारे सामने हैं, उससे यह जाहिर है कि भारत सरकार एक डिप्लोमेटिक रास्ता, वार्ता तालिबान के जो पूरा का पूरा नया नेतृत्व आया है उससे कर रही है। जिस तरह से वहां से भारत के लोग वापस आए अफगानिस्तान से, उससे भी बहुत साफ है। लेकिन आप देखिए, अगर टीवी चैनल आप देखते हैं, अगर आप अखबार पढ़ते हैं, कहीं पर भी कोई सवाल देश में जो सरकार चला रहे हैं उनसे नहीं पूछ रहे हैं। वह सीधे सीधे एक या दो मुसलमानों को अपने पास रखकर, कुछ नेताओं को सामने रखकर उनसे तालिबान के बारे में पूछ रहे हैं। मानो भारत का बतौर देश क्या स्टैंड होगा, ये मुसलमान तय करेंगे, एज ए इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन तय करेंगे कि हमें तालिबान से क्या रिश्ता रखना चाहिए, तालिबान के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, तालिबान के विरोध में खड़ा होना चाहिए। और यह भी तब हो रहा है जब हम देख रहे हैं सोशल मीडिया सहित तमाम जगहों पे बहुत बड़ी संख्या में लोग इस बात को दोहरा रहे हैं कि तालिबान का जो खौफनाक शासन था उसे कोई भूला नहीं है, उसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये कहने वाले लोगों की जो जमात है, लोगों की जो संख्या है, वो बहुत अच्छी खासी है। लेकिन हमारे प्रिय टीवी चैनल, वरिष्ठ पत्रकार, सुबह से शाम तक बहस करने वाले लोग पूरा का पूरा परिदृश्य बदलकर देश की जनता के सामने ऐसे रख रहे हैं जैसे भारतीय मुसलमान को भारतीय होने की पहली कैटेगरी, पहला जो एग्जाम है वह पास उनके टीवी चैनल में करना होगा और उन्हें बताना होगा कि वे तालिबान से कितनी नफरत करते हैं। तालिबान के इर्द गिर्द, अफगानिस्तान के इर्द गिर्द जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, जिस तरह से चुन चुन के लोगों को निशाने पे लिया जा रहा है, इसमें एक नाम स्वरा भास्कर का भी है। अब आप देखिए कि स्वरा भास्कर का कोई रिश्ता दूर दूर तक तालिबान से नहीं है, अफगानिस्तान से नहीं है। लेकिन जो भक्त गणों की टीम है, जो ट्रोल टीम है, वह कोशिश कर रही है कि स्वरा भास्कर को चारों तरफ से घेर कर एक हिंदू तालिबान किस तरह से भारत में काम कर सकता है, इसकी एक मिसाल पेश करने की कोशिश वह पूरी तरह से कर रहे हैं। मुझे लगता है आज की तारीख में तालिबानी संस्कृति, तालिबानी विचारधारा, चाहे वह इस्लाम की हो या हिंदू धर्म की, किसी भी तरह का तालिबान हमें गवारा नहीं, यह कहना आज किसी भी समय की तुलना में बेहद ज़रूरी है। आइए इन तमाम टीवी चैनलों को, इन तमाम वरिष्ठ पत्रकारों को हम और आप ले चलते हैं अफगानिस्तान और दिखाते हैं कि वहाँ पर तालिबान से कौन लड़ रहा है, कौन जान बचा के भाग रहा है, वे कौन लोग हैं जो एक जहाज के ऊपर सवार हो जाते हैं, किसी भी तरह से पकड़ने की कोशिश करते हैं, जहाज ऊपर उड़ता है और वे गिर जाते हैं। ये वे कौन लोग हैं? क्या ये लोग अफगानिस्तान के नहीं हैं? क्या ये लोग मुसलमान नहीं हैं? यहां पर इस बात को दर्ज कराना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान के भीतर जो लोग तालिबान का विरोध कर रहे हैं, तालिबान के निशाने पर आ रहे हैं, तालिबान की गोलियों से मारे जा रहे हैं, वे सब उसी धर्म के हैं जिस धर्म का तालिबान है। लिहाजा तालिबान को सामने रख के जो धर्म के आधार पर नफरत फैलाई जा रही है वह 100% गलत है। शायद यही वजह है कि तालिबान एक ऐसा पर्याय बना इतने सालों में कि हम भारत सहित बाकी जगहों पर भी जब भी कोई धर्म कट्टर बनता है, जब भी कोई धर्म औरतों के खिलाफ खड़ा होता है,
जब भी कोई धर्म ह्यूमन राइट के खिलाफ खड़ा होता है तो हम कहते हैं कि इसके अंदर तालिबानी प्रवृत्ति है। भारत में भी इस शब्द का हम ऐसे ही इस्तेमाल करते रहे। और आप देखिए, आपको इस समय स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तालिबान ने जब फतह किया काबुल, उस समय जो सबसे पहला विरोध हुआ, वह विरोध किसने किया? वह विरोध वहां की औरतों ने किया। वे औरतें बंदूक का सामना करते हुए पूरी हिम्मत और दिलेरी के साथ खड़ी थी, पोस्टर लेकर। अपनी भाषा में वह नारे लगा रही थी तालिबान के अत्याचार के खिलाफ, जिससे साफ जाहिर होता है कि अफगानिस्तान की औरत को बहुत दर्द और दुख है, बहुत परेशान है, क्योंकि बहुत मुश्किल से उसे आज़ादी मिली, जितनी भी आज़ादी उन्हें हासिल हो पाई, और यह उन्होंने लड़के हासिल की। यहां यह भी याद करना बहुत ज़रूरी है कि तालिबान का जब शासन 96 में 96 में आया था, उससे पहले वहां मुजाहिदीनों का शासन था, और ठीक उससे पहले वहां पर वामपंथ समर्थक सरकार थी, जिसे किस तरह से गिराया गया यह सब इतिहास में दर्ज है। लेकिन यह पूरा दौर वह था जब अफगानी औरत को हर तरह की बुनियादी आज़ादी और अधिकार मिला हुआ था। लिहाजा जब हमें अपनी स्क्रीन पर दिखाई देता है औरतों का सामने आना, तालिबान से सीधे सीधे टक्कर लेना, हमें दिखाई देता है एक ऐसी अफगानी फिल्म मेकर का बयान जो दर्ज कराना चाहती हैं कि किस तरह से तालिबान से लड़ने के लिए अफगान को पूरी दुनिया ने अकेला छोड़ दिया, जो सही नहीं है। वो अपनी बिरादरी से अपील करती हैं कि उनके सामने खड़ा हो। या यह महिला रिपोर्टर आप देखिए, जो CNN ने जिस पूरी खबर को दिखाया है, किस दिलेरी से ये महिला रिपोर्टर अपनी टीम के साथ रिपोर्ट कर रही हैं। तालिबान के जो लोग वहां खड़े हैं, बंदूक के साथ खड़े हुए हैं, उनके साए में वह किस तरह से बोल रही हैं। यह जो हिम्मत है, यह हिम्मत भारतीय मीडिया नहीं दिखा रहा। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, जब हम बात कर रहे हैं तालिबान की, वहां पर जमीन पे जो कुछ घटित हो रहा है, जो लोग सामने आ रहे हैं, जो लोग प्रोटेस्ट में खड़े हुए हैं, या जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर तालिबान का शासन बन रहा है, वह सत्ता में आ रहा है, सत्ता में आ चुका है, तो उसे किस तरह से उसके साथ डील किया जाए। यह जो कूटनीतिक रिश्ते हैं, इन रिश्तों के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। और शायद यहां भारतीय लोकतंत्र के जो तमाम खंबे हैं, खास तौर से जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है, वह जिस तरह की चुप्पी अपनाए हुए है, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई आधिकारिक बयान ना तो प्रधानमंत्री का है, ना गृह मंत्री का है, ना विदेश मंत्री का है कि हम अफगानिस्तान में और तालिबान के साथ क्या करने जा रहे हैं। शायद आज सबसे बड़ी चुनौती ये है हमारे, आपके और भारतीय लोकतंत्र के सामने कि एक तरफ जो तालिबान का खौफनाक चेहरा, जो उसकी पूरी की पूरी सोच है, उसके खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है, उसे हम सामने रखें। उसको इर्द गिर्द बनाकर जो लोग आवाज़ें उठा रहे हैं, उन्हें देश दुनिया के सामने रखें, उसके साथ साझा करें। और साथ ही साथ अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की बर्बादी के लिए किस तरह से अमेरिका जिम्मेदार रहा है, किस तरह से अमेरिका ने 20 साल जो वॉर ऑन टेरर के नाम पर वहां पर आतंक का साया बर्पा किया था, जिस तरह से इस पूरे देश को, इस पूरे मुल्क को तबाह किया था, उसे याद रखें, उस बर्बरता को सामने रखें। वरना किसी भी सभ्य समाज के लिए ये जो तमाम तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है, जिस तरह से वहां का नागरिक जान बचाकर भाग रहा है, चाहे हवाई अड्डे पर पहुंच रहा हो, गोली खा रहा हो, एरोप्लेन पे चढ़ रहा हो, या अंदर बैठे गोली का इंतजार कर रहा हो, ये सारी जो छवियां हैं, यह सब पूरे विश्व के लिए बेहद
चिंताजनक छवियां हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर अफगानिस्तान को इस तबाही के कगार पर लाने में तमाम शक्तियों का हाथ रहा है और उसकी जिम्मेदारी उन पर डाली जानी चाहिए। आज का दिन यानी 20 अगस्त एक ऐसे दिलेर हिंदुस्तानी को याद करने का दिन है, उनकी शहादत को याद करने का दिन है, जिनकी हत्या सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि जो धर्म के ठेकेदार हैं, धर्म के ठेकेदारों पर टिकी हुई जो संस्थाएं हैं, उन्हें उनका जिंदा रहना पसंद नहीं आ रहा था। नरेन दाभोलकर की आज ही के दिन 2013 में हत्या की गई थी। वह पेशे से डॉक्टर थे और बहुत लंबे समय से अंधविश्वास के खिलाफ एक मुहिम चला रहे थे। जिस तरह से उन्होंने अंधविश्वास को तार तार किया, उसका पर्दाफाश किया, तमाम बड़े लोगों से भी सीधे सीधे टकराए, शायद यह बात उन तमाम लोगों को पसंद नहीं आई जो लोग धर्म की राजनीति और धर्म की ठेकेदारी करते हैं। उन्हें मारने में सनातन संस्था, जिसका सीधा सीधा रिश्ता आरएसएस से है, उसका हाथ था। शायद आज जब हम नरेन दाभोलकर को याद करते हैं, याद करना चाहिए, तब एक बात दिमाग में आपके, हमारे और सबके आनी चाहिए। नरेन दाभोलकर की हत्या किसने की? जिस धर्म का उन्हें माना जाता है, उसी धर्म के रक्षकों, सो कॉल्ड पैरोकारों की संस्थाओं ने उनकी हत्या की। यानी धर्म के आधार पर दूसरे धर्म की ही हत्या नहीं, धर्म के आधार पर समान धर्म की हत्या, और यह इतिहास बहुत पुराना रहा है। नरेन दाभोलकर क्योंकि धर्म के नाम पर जो चल रहा था पाखंड, उसके खिलाफ थे, इसलिए उन्हें निशाने पर लिया गया। और आज जिस तरह का माहौल अफगानिस्तान और तालिबान के इर्द गिर्द बनाया जा रहा है, जिस तरह से तालिबान को बिना किसी लिंक के